गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9 के भीतर जो चैप्टर हमारा चल रहा था 6 नंबर का, उसी चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो जनसंख्या के टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखें तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स रेशो के बारे में, यानी कि लिंगानुपात के बारे में। अब लिंगानुपात क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था कि किसी भी देश की जनसंख्या, राज्य, किसी भी जिले की तो किसी भी जगह पर जिले की जनसंख्या हो, चाहे राज्य की जनसंख्या हो, चाहे देश की जनसंख्या हो, तो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जो सेक्स रेशो है या लिंगानुपात है, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिंगानुपात को इस आंकड़े से, इस इकाई से दर्शाया जाता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में किसी स्थान पर कितनी महिलाएं निवास कर रही हैं, या ये कह सकते हैं कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल निवास कर रही हैं। इस आंकड़े को या इस अनुपात लगाने की प्रक्रिया को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। अब इस सेक्स रेशो के भीतर हम लोगों ने इस बात को जाना। अब आगे देखते हैं कि देश के भीतर सर्वाधिक जो लिंगानुपात है किस राज्य में पाया जाता है, हमारे देश का क्या लिंगानुपात है और किस क्षेत्र का सबसे कम लिंगानुपात है। ये चीज हम समझते हैं इस पूरे पैराग्राफ में। तो देखिए, सर्टेन स्टेट्स लाइक केरला हैव ए वेरी फेवरेबल सेक्स रेशियो। कहा जाता है कि कुछ विशेष राज्य जैसे कि केरल हैव एक वेरी फेवरेबल सेक्स रेशियो, इसका एक बहुत ही अनुकूल लिंगानुपात है। अनुकूल का मतलब ये कह रहे हैं कि देश के भीतर अनुकूल और विपरीत दोनों अलग अलग चीज है। अनुकूल का मतलब है कि जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, यानी कि जो हम आंकड़ा यूनिट नापते हैं 1000 का, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं निवास कर रही हैं, तो पूरे के पूरे अधिकतर जो राज्य हैं सब जगह 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लगभग कम है। लेकिन केरल ऐसा राज्य है जहां पर उल्टा है, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई है कि केरल नाम का जो विशेष राज्य है, यहाँ पर लिंगानुपात की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बड़ी अनुकूल है। यही बात समझाई गई है कि सर्टेन स्टेट्स लाइक केरला हैव ए वेरी फेवरेबल सेक्स रेशियो, यानी कि कुछ विशेष राज्य जैसे कि केरल है, वे एक बहुत ही अनुकूल लिंगानुपात की स्थिति को रखते हैं। एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार द सेक्स रेशियो ऑफ केरला, केरला का जो लिंगानुपात था वह था 1084 कंपेयर्ड टू 940 फॉर ऑल एट इंडिया। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई, आपको जनगणना के बारे में बताया गया था, हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो 2011 का जो लेटेस्ट आंकड़ा था जनसंख्या का, उसमें यह बताया गया कि केरला के भीतर 1084 लोग निवास कर रहे थे, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो संख्या थी वह थी 1084, जो कि पूरे देश के भीतर 943 का जो लिंगानुपात था, यानी कि पूरे देश का एवरेज निकाले तो 943 लिंगानुपात था, लेकिन उसकी तुलना में जो केरला का अनुपात था, लिंगानुपात, वह था 1084, जो कि भारतीय औसत लिंगानुपात की तुलना में काफी अधिक था। पुडुचेरी हैज 183 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पुडुचेरी नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश था, वहां की यदि हम बात करें तो उस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 1083। यानी कि यदि राज्यों का जो आंकड़ा पूछा जाए तो राज्यों के आंकड़े में तो ये ध्यान रखना है कि केरला का जो अनुपात था, लिंगानुपात, वो 1084 था। नापते हैं हम 1000 की इकाई पर, लेकिन 1084 था, जो कि बहुत ज्यादा था। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर 1000 पुरुषों की तुलना में पुडुचेरी के भीतर 1083 लोग या 1083 महिलाएं निवास कर रही थी। एंड हरियाणा, और यदि राज्यों में बात की जाए हरियाणा का, तो ध्यान रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है केरला में 1084, जबकि यदि सबसे कम की बात की जाए तो वह पाई जाती है हरियाणा राज्य के भीतर। तो वहां का लिंगानुपात है जो वो, उसे भी हम आंकड़े को याद रखते हैं कि 1000 पुरुषों की तुलना में यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वह है मात्र
877 8077 सॉरी 877। तो सिर्फ इतना आंकड़ा है। यानी कि आपको बात ये याद रखनी है कि केरला के अंदर यदि सबसे ज्यादा सेक्स रेशो की बात की जाए तो वह होगा 1084। पुडुचेरी के भीतर की बात की जाए तो 1083 महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों के ऊपर निवास कर रही थी। लेकिन जब बात की जाए राज्यों के भीतर न्यूनतम लिंगानुपात की तो वह थी हरियाणा के भीतर जो थे 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स की संख्या केवल 877 थी। और ये न्यूनतम लिंगानुपात था भारत के भीतर सन 2011 की जनगणना के अनुसार। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत की जनगणना होती है, हर जनगणना के भीतर हर चीज का आंकड़ा पता लगाया जाता है। लिंगानुपात का, साक्षरता का, महिला साक्षरता का, हर चीज का आंकड़ा पता किया जाता है जब गणना का कार्य संपूर्ण होता है। और हमें ध्यान रखना है भारत के भीतर सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा जो प्रशासनिक कार्य है वह है जनगणना का कार्य, जिसमें कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो शामिल होते हैं। यदि मैं आपको एक हल्की सी जानकारी दूं तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके भीतर पूरे देश के लगभग 43 लाख सरकारी कर्मचारी इस कार्य के भीतर शामिल किए गए थे। यानी कि 2011 की जनगणना के आंकड़े को पूरा करने के लिए या इसके आंकड़ों को पता लगाने के लिए 43 लाख सरकारी कर्मचारी को लगाया गया था, तब जाकर के जनगणना का कार्य पूरा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के स्तर पर सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट प्रशासनिक कार्य है वह जनगणना का कार्य है। अब विभिन्न जनगणनाओं के समय क्या हमारे देश के भीतर लिंगानुपात रहा, उस आंकड़े को हम याद करते हैं, देखते हैं। आंकड़े पर जनगणना के अनुसार देखें 1951 के भीतर जो जनगणना हुई उसमें लिंगानुपात था 946। 1961 के भीतर जो जनगणना हुई उसमें था 941। 1971 के भीतर हमने देखा तो लिंगानुपात था 930। 1981 में देखा तो 934। 1991 में देखा तो 929 और उसके बाद 2001 में देखे तो 933 और 2011 में देखे तो 943। हम लोग यहाँ पर देखते आ रहे हैं 1951, 61, 71, 81, 91 यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। तो जो लिंगानुपात है उसमें कोई स्थिरता नहीं है, घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो ऐसा जो क्रम है वो लगातार चलता जाता है, क्योंकि जनगणना के जो आंकड़े हैं वो हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। लिटरेसी रेट, अब लिंगानुपात के विषय को समाप्त करने के पश्चात अब हम पढ़ने जा रहे हैं साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर क्या होती है, साक्षर किसे कहते हैं, ये चीज हमें समझना है। तो देखिए, लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या का सबसे विशेष या महत्वपूर्ण एक पहलू है लिटरेसी, साक्षरता। अब सबसे पहली बात तो साक्षरता क्या चीज है। साक्षरता से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साक्षर क्या है। साक्षर का मतलब रहता है, जैसा कि यहाँ पैराग्राफ में भी बताया जाएगा, 7 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, यदि किसी भी भाषा के अक्षरों का ज्ञान रखता है, लिखना पढ़ना जानता है, उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। और यदि उसे अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है, चाहे वो किसी भाषा का ही क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति को निरक्षर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो साक्षरता को नापने के लिए 7 वर्ष की उम्र को निर्धारित किया गया है। तो देखें, obviously only an informed and educated citizen can make intelligent choices and undertake research and development project। कहा जाता है कि स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल एक सूचित यानी कि जानकारी रखने वाला, सुविज्ञ जानकारी रखने वाला, एजुकेटेड सिटीजन, और जो शिक्षित नागरिक रहता है वह बड़ी बुद्धिमानी युक्त पसंदों को तैयार करता है या पसंद अपनी निर्धारित करता है, एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और साथ में ही विभिन्न अनुसंधान और विकास की योजनाओं को बनाने का कार्य करता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश का निर्माण करने में, विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करने के लिए आप सभी जानते हैं कि भारत के भीतर साक्षरता को विकसित करने के लिए, साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
आगे देखें, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर ए सीरियस हर्डल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होती है किसी भी राष्ट्र की साक्षरता दर का कम होना। कहने का मतलब है किसी भी देश की साक्षरता दर जो है यदि वो कम है तो ऐसे स्तर पर या ऐसी स्थिति के भीतर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को यदि बढ़ाना है तो लोगों का साक्षर होना जरूरी है। और यदि आर्थिक विकास के भीतर जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होता है किसी भी देश के भीतर साक्षरता दर का बहुत ज्यादा कम होना या बहुत कम होना। अब आगे हम देखते हैं, एज पर द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार ए पर्सन एज्ड 7 इयर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने कि 7 वर्ष की उम्र को प्राप्त किया है या अबव या फिर इस 7 वर्ष की उम्र से ऊपर है। अभी आप लोगों को इस बारे में बताया गया कि या तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से बड़ी उम्र का यदि कोई व्यक्ति है, who can read and write with understanding in any language and treated as literate, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा में या तो पढ़ाई कर सकता है, पढ़ सकता है, किसी भी भाषा को पढ़ सकता है या लिख सकता है, उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। अभी आपको समझाया, साक्षर का मतलब होता है 6 अक्षर, यानी कि किसी भी भाषा को पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे। और इसके लिए उम्र जो निर्धारित की गई है वो की गई है 7 वर्ष की, या तो 7 वर्ष का कोई व्यक्ति होना चाहिए या 7 वर्ष से बड़ी उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। आगे देखते हैं, There has been a constant improvement in the literacy levels in India. भारत के अंदर साक्षरता दर के स्तर में निरंतर रूप से वृद्धि होती रही है। यानी कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से साक्षरता दर जो है वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। यानी कि भारत में विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने के पीछे यही कारण है, यही उद्देश्य है कि जो भारत की साक्षरता दर है वो निरंतर रूप से बढ़े, भारत के जो लोग हैं अधिक से अधिक शिक्षित हों। आगे कहा जाता है कि द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस 2011 इन 73%। कहा जाता है 2011 की जो जनगणना थी उसमें 73% जो लोग थे वो साक्षर थे। यानी कि हम कह सकते हैं 1 अरब 21 करोड़ की जो आबादी थी उसके 73% यदि हम निकाल दें तो वे सभी लोग साक्षर थे, और बाकी के जो 27% बचे वो सब निरक्षर की कैटेगरी में आते हैं। अब इस 73% का भी, यानी कि 73% में भी 80.9% जो लोग थे वो तो थे पुरुष, और 64.6% जो लोग थे ये थे फीमेल्स। इस प्रकार से हम इसको कैटेगराइजेशन करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। टोटल की बात की जाए 2011 में साक्षरता दर की तो वो थी 73%। यदि पुरुषों की बात की जाए तो 80.9%, और यदि महिलाओं की बात की जाए तो 64.6% फीमेल जो थी वो शिक्षित थी या साक्षर थी। तो यहाँ तक हमने साक्षरता दर के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यवसायिक संरचना। The distribution of population according to different types of occupation is referred as the occupational structure। कहा जाता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो व्यवसाय हैं उनके विभिन्न प्रकारों के अनुसार जनसंख्या का जो वितरण है वह व्यावसायिक संरचना को बताता है, निर्देशित करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब हमारे भारत देश के भीतर इतनी बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है, सब इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वह अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से जुड़ी हुई है, अलग अलग कार्यों को करने में कार्य में लगी हुई है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है। यानी कि भारत के जितने भी निवासी है, भारत के जितने भी लोग हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो ये सभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर काउंट की जाती है इन बातों को। A vast variety of occupations are found in any country। किसी भी देश के भीतर जो व्यवसाय के प्रकार हैं, अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। अंत में कहा जाता है occupations are usually classified as primary, secondary and tertiary। यहाँ कहा जाता है कि जो occupations हैं या व्यवसाय हैं भारत के भीतर 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांटे जाते हैं। प्राइमरी कैटेगरी,
सेकेंडरी कैटेगरी और टेरिटरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, इसको आप कृषि क्षेत्र भी कह सकते हो, कृषि आधारित क्षेत्र भी कह सकते हो। दूसरे नंबर का होता है सेकेंडरी क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र के भीतर इसको आप निर्माण क्षेत्र भी कह सकते हो इसको। और तीसरा जो रहता है वह होता है टेरिटरी क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कह सकते हैं इसे, या सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। तीनों के नाम वापस याद कर लें कि प्राइमरी सेक्टर को तो कहा जाता है कृषि आधारित क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंडरी जो सेक्टर रहता है वह रहता है द्वितीयक क्षेत्र या इसे निर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। और थर्ड नंबर का जो सेक्टर रहता है उसे हम टेरिटरी सेक्टर कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, और साथ में इसे टेरिटरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आज के ऑक्यूपेशंस के जो डिवाइडेशन है वो भी आपको बताए। अब मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं क्योंकि कल इसी 3 अलग अलग सेक्टरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सभी कार्य आते हैं जिनमें कि हमें कच्चे उत्पाद प्राप्त होते हैं कृषि के जरिए। आज मान लीजिए जैसे गन्ना है, तो गन्ना डायरेक्ट खेतों में उगाया जाएगा और गन्ना अपने को प्राप्त होगा। तो ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए यानी कि गन्ने की उपज को प्राप्त करने में, गन्ना का उत्पादन करने में जो लोग जुड़े हुए रहेंगे वो सभी प्राइमरी सेक्टर के भीतर काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर के भीतर काम स्टार्ट होता है कि गन्ने से मान लीजिए चीनी बनानी है या गुड़ बनाना है, तो उस क्षेत्र के भीतर काम करने वाले लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। और थर्ड नंबर का जो सेक्टर है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए वे लोग हैं जो कि उस बने हुए गन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे, व्यापार के कार्य में अपना अधिक से अधिक सहयोग देंगे। संचार का भी जो क्षेत्र है, वाणिज्य का जो क्षेत्र है, वो सब इस टेरिटरी सेक्टर के भीतर काउंट किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने ऑक्यूपेशन जो होते हैं उनके 3 विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमने जाना। कल इसी वीडियो को हम ज़्यादा आगे आपको बताएंगे कि सेक्टर्स के भीतर और क्या विशेष बातें होती है, कौन कौन से क्षेत्र किस सेक्टर में आते हैं। आज के वीडियो को हम इसी टॉपिक के साथ यहीं समाप्त करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ और नए सेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, कौन से 3 सेक्टर हैं जिनके बारे में अभी हमने बता विस्तृत से कल इन 3 सेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, कल के वीडियो में हम यही टॉपिक को समझेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों से ये बात वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपके मन में डाउट्स हैं, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।